अपन विषय देख रहे थे पिछली कक्षा में कि वह जो कमल आदि का विस्तार है, तालाब हैं वह 6 पर्वतों पर, तालाबों के ऊपर कमल हैं और कमल पर भवन बने हुए हैं, उन भवनों में देवियां रहती हैं। उसके बाद अपन ने जाना था कि उन तालाबों से नदियां निकलती हैं। ठीक है, दो दो नदियों के अपन ने जोड़े बनाए थे और उसमें जो पूर्व वाली नदी है वो पूर्व की तरफ बहती है, ऐसा अपन ने जाना था, पढ़ा था। ठीक है, आइए अब अपन आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 163 और गद्यांश नंबर 407। ठीक है, चलिए। इतरासाम दिग्विभाग प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब इनके विपरीत जो है उनके दिशाओं के विभाजन के विषय में यहां पर अगला सूत्र कह रहे हैं। शेषास्त्वपर्गाः शेषास्त्वपर्गाः शेषः तु अपरगाः। शेष वाली जो शेष बची हुई नदियां हैं वो अपरगाह, अपर की ओर बहती हैं, बहन मतलब दूसरी दिशा में बहती हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? द्वयोः द्वयोः अवशिष्टाः ताः अपरगाः प्रत्येतव्याः। भैया जी, सूत्र में अपरगा में आ कहाँ से लिया गया? शेषाः निकलेगा, शेषः सा का विसर्ग हो जाएगा, फिर निकलेगा तू, वा का ऊ हो जाएगा, तो हो जाएगा तू, फिर निकलेगा अपरगाह, ऐसे। तो ये आ वर्ड कहाँ से निकला भैया जी, ता और वा के बीच में? हाँ, वा जो है वा का ऊ हुआ है, पूरे आ का वा के साथ जो आ है उसका नहीं हुआ है, ओनली वा का हुआ अच्छा, है। वा व्यंजन का, स्वर का नहीं हुआ है। वा के बाद आ ठीक है है। उसका नहीं हुआ है। ठीक ठीक। है, द्वयोः द्वयोः उन दोनों दोनों में, अवशिष्टाह जो अवशिष्ट बचे हुए हैं, अपरगाह वह अपर मतलब पश्चिम की तरफ, गाह मतलब बहते हैं। ठीक है, वो किस तरफ बहते हैं? पश्चिम की तरफ बहते हैं। प्रत्येतव्याह, प्रत्येतव्याह मतलब जानना चाहिए, वो दूसरी ओर बहते हैं ऐसा जानना चाहिए। अपर समुद्रम गच्छन्ति इति अपरगाह, जो अपर समुद्र में जाती हैं वह अपरगाह कहलाती हैं। अपर मतलब विपरीत दिशा की ओर समुद्र में जो जाती हैं, ये पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, अब पश्चिम दिशा की ओर जाएंगी। तत्र महापद्म, वो पद्म हृद प्रभवा पूर्व तोरण द्वार निर्गता गंगा। देखो, तोरण द्वार बने हुए हैं जहां से नदियां निकलती हैं, तो उनके भी द्वार बने हुए हैं, द्वार से निकलती हैं, बहुत सुंदर तट बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, नदियां, नदियों के जो पूर्व तोरण द्वार से निकल रही हैं, तो वो उनके तोरण द्वार बने हुए हैं, उन तोरण द्वारों से निकलती हैं। तो पद्म हृद प्रभवा, पद्म नाम के तालाब से उत्पन्न, पूर्व तोरण द्वार निर्गता, पूर्व दिशा के तोरण द्वार से निकली हुई गंगा, गंगा नदी है। अपर तोरण द्वार निर्गता सिंधु, और अपर तोरण द्वार मतलब पश्चिम द्वार से निकली हुई कौन सी हो गई? सिंधु नदी हो गई। समझ में आ गया? ठीक है, आगे कह रहे हैं अपर तोरण, हाँ,
उदीच्य तोरण द्वार निर्गता रोहितास्या। उदीच्य मतलब उत्तर की तरफ। अब जो पहला पद्म नाम का तालाब था उसमें उत्तर दिशा कौन बनेगी? ऊपर की तरफ, जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ से निकली रोहितास्या। ये विषय कल हमने बता दिया था, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? वो उत्तर की तरफ, उदीच्य दिशा, उत्तर की दिशा में। ठीक है, तोरण द्वार निर्गता रोहितास्या, वहां से जो निर्गत निकली हुई है वह रोहितास्या नदी कहलाती है। महापद्म हृदय प्रभवा। अब दूसरे नंबर का तालाब आ गया। महापद्म नाम का जो तालाब है उससे जो प्रभवा मतलब उत्पन्न हुई है। अवाच्य तोरण द्वार निर्गता रोहित। अवाच्य, अवाच्य मतलब हो गया दक्षिण। अवाच्य मतलब दक्षिण दिशा से निकली हुई रोहित नदी। उदीच्य तोरण द्वार निर्गता हरिकांता, और उसके उदीच्य मतलब उत्तर द्वार से निर्गत है हरिकांता नदी। ठीक है, तिगिंच हृद प्रभवा दक्षिण तोरण द्वार निर्गता हरित। अब तिगिंच नाम के तालाब से उत्पन्न हुई दक्षिण तोरण द्वार से निकली हुई नदी का नाम है हरित। और उदीच्य तोरण द्वार निर्गता शीतोदा, और उत्तर के तोरण द्वार से निकली हुई नदी सीतोदा है। ठीक है, समझ में आ रहा है विषय कि नहीं आ रहा है? केसरी हृद प्रभवा, केसरी नाम के तालाब से उत्पन्न अवाच्य तोरण द्वार निर्गता सीता। अवाच्य मतलब दक्षिण के तोरण द्वार से निकली हुई जो निकल रही है वो नदी, वो सीता है। उदीच्य तोरण द्वार निर्गता नरकांता। उदीच्य मतलब उत्तर के तोरण द्वार से निकली हुई जो नदी है वो नरकांता है। महापुंडरीक हृद प्रभवा दक्षिण तोरण द्वार निर्गता नारी। महापद्म महापुंडरीक नाम के तालाब से उत्पन्न दक्षिण तोरण द्वार निर्गता, दक्षिण तोरण द्वार से निकली हुई नदी का नाम है नारी। ठीक है, उदीच्य तोरण द्वार निर्गता रूपकुला, और उत्तर तोरण द्वार से निकली हुई नदी का नाम है रूपकुला। ठीक है, पुंडरीकृत प्रभवा अवाच्य तोरण द्वार निर्गता स्वर्णकुला, और भैया जी पुंडरीक। एक बात पूछनी है। हाँ जी, जैसे जो ये इसका मतलब तो ये हुआ, जो उत्तर की तरफ से निकल रही है वो तो पश्चिम की तरफ को बहेगी, और जो दक्षिण से निकल रही है वो पूरब की तरफ को बहेगी। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर आगे कह रहे हैं उदीच्य तोरण द्वार निर्गता रूपकुला। फिर पुंडरीक हृद प्रभवा, पुंडरीक नाम का जो तालाब है उससे, वहां से अवाच्य तोरण द्वार निर्गता स्वर्णकुला। उसके दक्षिण तोरण द्वार से निकली हुई नदी का नाम है स्वर्णकुला। और पूर्व तोरण द्वार निर्गता रक्ता, और पूर्व तोरण द्वार, पूर्व की तरफ जो तोरण द्वार है उससे निकली हुई नदी का नाम है रक्ता। और प्रतीच्य तोरण द्वार, प्रतीच्य मतलब हो गया पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। और प्रतीच्य तोरण द्वार निर्गता रक्तोदा, रक्तोदा नाम की नदी है। ठीक है, समझ में आ गया? तासाम परिवार प्रतिपादनार्थम आह। अब उनके परिवार को प्रतिपादन के लिए यहां पर सूत्र कह रहे हैं। अब उनका कौन कौन सा परिवार है उसके लिए यहां सूत्र कह रहे हैं। चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता गंगा सिंधवादयो नद्या। चतुर्दश नदी सहस्र परिव्रता। चतुर्दश मतलब 14, चतुर मतलब 4, 10 मतलब 10, तो होगा 14। सहस्र मतलब 1000, नदी वो चतुर्दश नदी, चतुर्दश मतलब 14, नदी मतलब नदी, 1000 मतलब 1000, 14,000 नदियों से परिवृत। सबको अनम्यूट कीजिए। परिवृत है, परिवृत मतलब घिरी हुई है। ठीक है, गंगा सिंधवादयो नदिया, गंगा सिंधु आदि जो नदी हैं, वह जो नदियां हैं वह 14,000 नदियों से घिरी हुई हैं। ठीक है, कह रहे हैं किमर्थम गंगा सिंधु आदि ग्रहणम क्रियते। बोले गंगा सिंधु आदि का ग्रहण क्यों किया गया है? भैया जी, हाँ जी, जैसे गंगा सिंधु नदियां तो इनकी अलग अलग 14,000 है, या ये दोनों की एक चौदह नहीं नहीं, हजार है? गंगा नदी की भी 14,000, सिंधु नदी की भी 14,000। ठीक है। ठीक है, दोनों की नहीं, अलग अलग की।
किमर्थम गंगा सिंधुवादि ग्रहणम क्रियते, बोले आपने ये गंगा सिंधु आदि का ग्रहण क्यों किया है? तो कह रहे हैं नदी ग्रहणार्थम, नदी का ग्रहण करने के लिए। प्रकृतः तः अभिसंबंध्यते, प्रकृतः, तो जवाब दिया कि प्रकृति से ही तो नदियों का वर्णन चल रहा था, तो संबंध होना चाहिए था, आपने यहाँ गंगा सिंधु आदि शब्द क्यों दे दिया, जरूरी नहीं था। तो बोले नैवम संख्यम, ना एवं संख्यम, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। अनंतरस्य विधिर्वा प्रतिषेधो भवति, यदि अनंतर उनका वर्णन किया जा रहा है तो उसकी विधि भी होती है या प्रतिषेध भी होता है। जैसे वर्णन चल रहा था शेषास्त्वपर्गाः, अपर नदियों का वर्णन चल रहा था, पूर्व नदियों का वर्णन तो चला गया था, ठीक है। तो यहां सिर्फ मात्र अपर नदियों का ग्रहण हो जाता कि बाद वाली नदियों के जो हैं वो चतुर्दश आदि भेद हैं, उनकी सहायक नदियां चतुर्दश सहस्र हैं, ऐसा वर्णन आ जाता। इति अपरगाणाम एवं ग्रहणम स्यात्, इस सूत्र से अपरगाणाम मतलब अपर में बहने वाली नदियों का ही ग्रहण हो जाएगा। गंगादि ग्रहणम एवं अस्ति इति चेत, ठीक है, क्योंकि गंगा आदि का ग्रहण ही है ऐसा जानना चाहिए। पूर्वगाणाम एवं ग्रहणम स्यात्, पूर्वगाणाम मतलब पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का भी ग्रहण होता है। अतः उभयादीनाम ग्रहणार्थम गंगा सिंधुवादि ग्रहणम क्रियते, इसीलिए उभयनाम ग्रहणार्थम दोनों के ग्रहण करने से गंगा सिंधु आदि ग्रहणम क्रियते, गंगा सिंधु आदि ग्रहण किए गए हैं क्योंकि दोनों के भेद हैं। नदी गृहणम, नदी शब्द का ग्रहण द्विगुण द्विगुण इत्यादि संबंध्यार्थम, नदी शब्द जो इसमें दिया गया है वो दुगने दुगने का ग्रहण करना इस संबंध में दिया गया है। गंगा चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता, गंगा नदी जो है वो 14,000 प्रकार की नदियों से घिरी हुई है। सिंधु रपी, और सिंधु नदी भी, मतलब 14,000 की नदियां सहायक नदी गंगा की भी है और सिंधु की भी है, ठीक है। आगे कहा एवं उत्तरापि नद्याः परिक्षेत्रम, एवं उत्तरापि, एवं उत्तर वाली उनके बाद वाली जो नदियां हैं वो भी प्रतिक्षेत्रम, प्रतिक्षेत्र में तद्विगुण द्विगुण भवंती, प्रतिक्षेत्र में दुगनी दुगनी हो जाती हैं। अब भरत क्षेत्र में गंगा और सिंधु बहती हैं तो इनकी 14,000 नदियां हो जाएंगी। भरत के बाद हेमवत क्षेत्र आया तो हेमवत क्षेत्र में भी 2 नदियां बहती हैं, रोहित और रोहितास्या, वो गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या, ठीक है। रोहित और रोहितास्या नाम की नदी बहती हैं, तो रोहित और रोहितास्या नदियों की दुगना कितना होगा, 28,000 सहायक नदियां हो जाएंगी, ठीक है। हरित और हरिकांता की हो जाएंगी 56,000, समझ में आया। और सीता और सीतोदा की हो जाएंगी 1,12,000 नदियां, भैया जी ठीक एक है। मिनट, जैसे गंगा सिंधु है तो इनकी 14 है ना, तो 28 हो गई, तो नहीं नहीं, रोहित गंगा की 14 अलग, सिंधु की 14 अलग, ऐसे। फिर रोहित की 28 अलग, रोहितास्या की 28 अलग, हरित की 56 अलग, हरिकांता की 56 अलग, सीता की 112 अलग, वो 1,12,000 अलग, सीतोदा की 1,12,000 अलग, ठीक है, ऐसे। फिर इसके बाद जो है उसके बाद वाली नदियां वापस घटेंगी, 56,000, फिर 56 से 28,000, फिर 14,000, ठीक है। हाँ पुष्पा जी। भैया जी ये नदी तो रोहित रोहित जो नदी है वो निकल तो पद्म सरोवर से ही रही है ना। हाँ लेकिन इन्होंने क्या लिखा देखो, प्रतिक्षेत्रम, क्षेत्र, प्रतिक्षेत्र की नदियां, उन्होंने सरोवर से नहीं लिया, अब क्या लिया उन्होंने, प्रतिक्षेत्रम, क्षेत्र, क्षेत्र से लिया। एक क्षेत्र में निकलने वाली 2 नदियां, ठीक ठीक है। है। निकल रही है पद्म नाम के तालाब से, लेकिन क्षेत्र तो जा रही है हेमवत में, ठीक है, इसीलिए प्रतिक्षेत्रम दिया उन्होंने। और जो भैया जी वापिस बैक होंगी मतलब कम होती चली जाएंगी, वो कहाँ से शुरू होंगी, सीतोदा से। आगे कह रहे हैं आप विदेहांतार, ये जो वर्णन है ये दुगना दुगना कहाँ, विदेह के अंत तक, विदेह क्षेत्र तक लगाना, ये दे दिया इन्होंने उत्तर। दुगना दुगना विस्तार विदेह क्षेत्र के अंत तक लगाना, ततः उत्तरा अर्धार्धहीना, उसके बाद आधा आधा कम कर देना, आगे कह दिया उन्होंने, उसके बाद आधा कम। तो विदेह क्षेत्र में जो नदियां हैं
1,12,000 नदियां सहायक होती हैं सीता की और सीतोदा की। 1,12,000 इसकी, 1,12,000 इसकी। वापस आएंगी, नारी नर कांता की हो जाएंगी कितनी? 56,000। स्वर्णकूला रूपकूला की हो जाएंगी 28,000। फिर रक्ता और रक्तोदा की हो जाएंगी 14,000। ठीक है, ऐसे लगाना। हाँ पुष्पा जी। भैया जी, हम यदि जो हिमालय के वहां से गंगा नदी निकलती है उसमें यदि हम बैठ जाए और सालों तक बैठते रहे तो क्या हम इस बड़ी वैली में पहुंच जाएंगे? क्या चीज? गंगा, हिमालय से निकली हुई गंगा से? वो जो गंगा नदी है उसमें यदि हम बहते रहे तो हम क्या बड़ी वैली में पहुंच जाएंगे? नहीं, नहीं पहुंचेंगे। देखें, ये नदियां जो हैं, ये नदी का कोई लेना देना नहीं है इस गंगा का। ठीक है, ये जो गंगा नदी है ये तो बहुत छोटी नदी है। नहीं तो आप ये मानोगे कि बनारस के इस घाट पे जाओगे तो बनारस के इस घाट पे तो आप कहोगे कि ये तो हो गया अपना आर्यखंड, और उस तरफ जाओगे तो कहोगे ये हो गया मलेच्छ खंड। ठीक है, ऐसा नहीं जानना। ये गंगा से कोई लेना देना नहीं है। ये गंगा तो बहुत छोटी नदी है, इसका नाम गंगा है। वर्तमान में जो गंगा नदी है, जो सिंधु नदी है, उनका नाम गंगा सिंधु है, वो गंगा सिंधु नहीं है। ठीक है, तो यहां तो से आप गंगा, नदी कहाँ हिमालय जाएगी? में, हिमालय वाली गंगा से बैठोगे तो आप प्रशांत महासागर में जाओगे। प्रशांत महासागर नहीं, वो दूसरा महासागर, वो बंगाल की खाड़ी वगैरह जो है, बंगाल की खाड़ी है कौन सी, उस तरफ वहां गिरोगे तो वहां उस समुद्र में जाएंगे। वहां वहां लवण समुद्र तक नहीं पहुंच सकते। प्रशांत महासागर जैसा समुद्र भी गंगा नदी से छोटा है। ठीक है, ये समझना चाहिए। भैया जी वहाँ की तो नदियाँ फिर अलग है। ये बड़ी नदियां कहाँ पे रहेगी? कौन सी नदी? मतलब मुझे यदि ये वाली नदी देखनी है, ये 14 महानदियां, तो कहाँ? अपन नहीं देख सकते। पूरा जो गोल है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से भी बाहर है। ठीक है, तो भैया जी वहाँ की नदियाँ अलग है क्या? भैया जी कल जो आपने बताया था अष्टकुमारियों के बारे में, हाँ तो जी। भैया जी ये जो अष्टकुमारी वगैरह हैं, तो भैया जी इधर मतलब वो कहाँ, मतलब कहाँ, जैसे अभी हम लोग तो उधर जा सकते हैं नहीं जा सकते, मतलब जन्म देखिए, पर। अपन ने एक क्षेत्र समझा था, भरत क्षेत्र। देखते हैं। देखो, इस आकृति का था भरत क्षेत्र अपना, जिसमें अपन रहते हैं, आधे चांद के टुकड़े के समान। ठीक है, ये भरत क्षेत्र है पूरा, ये क्षेत्र। ये हो गया पर्वत जो लाइन बनी हुई है। कौन सा पर्वत है ये? हिमवन नाम का पर्वत हो गया। ठीक है, ये हिमवन पर्वत हो गया। ठीक है, पहली चीज। यहां से एक नदी निकल रही है गंगा, इस पर्वत से। आप लोगों ने जो अभिषेक करते हैं क्या पढ़ते हैं? गंगा की धारा पर्वत से गिरती है सिर जी के सिर पे। सुनी है ये लाइन? ये गंगा है, वो वाली जो वर्तमान में गंगा नहीं है। ये गंगा की धारा है, यहां से गिरती है नीचे, पहले पर्वत से नीचे। इसका ऊंचाई कितनी है अपन ने पढ़ी थी? 100 योजन ऊंचा है ये पर्वत। ठीक है, ये जो पर्वत है 100 योजन ऊंचा है। यहां से गंगा गिरती है पहले नीचे भरत क्षेत्र में। वहां पर एक मंदिर, प्रतिमा बनी हुई है, अकृत्रिम जिनालय प्रतिमा है, एक अकृत्रिम प्रतिमा है। वहां से गंगा की धारा गिरती है तो ये पूर्व की तरफ बहती हुई आती है। ठीक है, यहां से सिंधु नदी गिरती है तो ये पश्चिम की तरह बहती, पश्चिम की तरफ बहती हुई आती है। ठीक है, एक इन दोनों के बीच में एक विजयाल्ध नाम का पर्वत है, इस बीचों बीच भरत क्षेत्र में। क्या है? विजयाल्ध नाम का एक पर्वत है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, भरत क्षेत्र के कितने टुकड़े हो गए? एक, ये आर्यखंड है, समझना। ये 5 जो खंड हैं ये म्लेच्छ खंड है। ठीक है, समझ में आया? अब देखेंगे, यहां तो समुद्र है सब चारों तरफ से, लवण समुद्र। अपनी जो आप जिस पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया इतने के अंदर आ जाएगी।
ठीक है, आर्यखंड में पिन पॉइंट पर समझो पूरी दुनिया। अब यहां से ये जो विजयालद पर्वत बने हुए हैं, देखो ये विजयालद पर्वत, वर्तमान पंचम काल में कोई भी जीव इस विजयालद पर्वत से आगे नहीं जा सकता। कहां नहीं जा सकता? ये जो विजयालद पर्वत है, इस पर्वत के इस तरफ ही रहेगा, उस तरफ नहीं जा सकता पंचम काल में कोई भी जीव। भैया जी विजयार्ड पर्वत तक भी कहाँ जा सकते हैं हम? हाँ नहीं जा सकते, फिर भी अगर कोई जाना भी चाहे, विमान लेकर के भी जाए, कोई साइंटिस्ट भी जाए, तो नहीं जा सकता इस दिशा में, इससे आगे। ठीक है, जा ही नहीं सकते। पहले तो अपन इससे क्षेत्र से ही बाहर नहीं निकल पाते। अगर निकलेंगे उत्तर दिशा में तो विजयालद पर्वत से आगे नहीं जा सकते पंचम काल में। यहां पर इस विजयालद पर्वत पर रहते हैं विद्याधर। उत्तर और दक्षिण श्रेणियां हैं विद्याधरों की, यहां पर विद्याधर रहते हैं। विद्याधरों ने यह व्यवस्था बनाए रखी है कि पंचम काल के कोई भी मनुष्य इस तरफ नहीं आएंगे। समझ में आया? 50 योजन ऊंचा ये पर्वत है। ठीक है, विजयालद पर्वत, इस विजयालद पर्वत के उस तरफ कोई नहीं जा सकता। अपन ने विजयालद पर्वत तो छोड़ो, इस गंगा सिंधु नदी जो निकल रही है ना, ये आर्य, यहां तक भी नहीं पहुंच पाए अपन अभी। आज का साइंस भी नहीं पहुंचा। ठीक है, बहुत दूरी है इनकी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अपन नहीं जा सकते गंगा सिंधु के उत्पत्ति स्थान या उस तरफ कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, भैया जी ये सहायक नदियां होंगी तो अपनी जो गंगा वगैरह होगी, है ना, 14,000 वाली में। अब देखो क्या है, मैं एक बात कहूंगा कि वर्तमान भूगोल से हम कोई भी चीज नहीं घटा सकते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि पृथ्वी गोल है कि कैसी है। अब साइंस कह रहा है पृथ्वी गोल है, अपन तो पृथ्वी को गोल मानते ही नहीं, अपन तो पृथ्वी को चपटी मानते हैं। ठीक है, अब ये गोल कैसे हो गई, क्या हो गई व्यवस्था, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अब मेरा जो चिंतन है मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आर्यखंड का हिस्सा है, अब ध्यान से सुनो, ये जो हिस्सा है, ये जो गोल वाला जिस आर्यखंड है, ये मान लीजिए मैंने बना दिया, ये जमीन से लगा हुआ, ये नीचे एक गहरा भी है, ये लगा हुआ। हो सकता है अपनी जो भूमि इस प्रकार से उबड़ खाबड़ भूमि तो हुई है, ये कुछ थोड़ा हो सकता है परिवर्तन हो इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हो सकता है। हो सकता है बीच में कोई स्थान ऐसा हुआ हो जो पृथ्वी का स्थान ऐसा गोल आकृति का हो गया हो, कोई हिस्सा। समझ में आया कि नहीं आया? हो सकता है इस पृथ्वी पर, ये पृथ्वी किस पर बनी हुई है, ये सारी संरचना जम्बूद्वीप चित्रा पृथ्वी पर संरचना है इसकी। किस पर है सारी संरचना? चित्रा पृथ्वी पर। तो ये चित्रा पृथ्वी है, ये चित्रा पृथ्वी के ऊपर हो सकता है कि कोई गोल इस प्रकार का कोई पिंड बन गया हो, कोई कालाल परिवर्तन के कारण ऐसा कोई पिंड बन गया हो पृथ्वी का ही। समझ में आया? उस पर जो लोग रह रहे हों तो यहां वो गोल दिखने लगी हो, हमारे हिसाब से मेरी यही धारणा है। अब आगे क्या हो सकता है, मैं क्योंकि वर्तमान जैन भूगोल और विज्ञान जो है वो मैच नहीं करा सकते अपन आगम से। ठीक है, समझ में आया? हाँ शीला जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया हाँ जी जी, जय जब हम गुरु। पहली बार पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के दर्शनार्थ गए थे, हाँ तो जी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इंजीनियर है और साइंस से आते हैं, तो हमने ये प्रश्न रखा था उनके सामने
जी कि आज के जो भी नाम याद में आते हैं, जैसे गंगा हो, सिंधु हो, या जी फिर भरत क्षेत्र हो, या फिर विजयार्ध हो, ये हमको अपने जैन ग्रंथों से तो पता चलता है, और भूगोल भी इनको मानता है। तो हाँ जी, फिर भूगोल का आकार और विज्ञान का आकार और हमारे जैन आगम का आकार से मिलता जुलता क्यों नहीं है? हाँ जी। इसके ऊपर पूज्य मुनिश्री का जो चिंतन था, अगर सब कहे तो मैं बता दूं। हाँ हाँ, बताइए, बोलिए। तो मुनिश्री बोले थे कि देखिए, अपना जो सुखमा दुखमा काल वगैरह वगैरह जो होते हैं, तो 6 काल होते कि नहीं? तो वैसे हाँ जी। उत्सर्पणी के 6 काल और अवसर्पणी के 6 काल। तो सुखमा सुखमा से सुखमा, और सुखमा के बाद दुखमा आप तो आता इतना है। संक्षिप्त फिर में दुखमा के बताइए। बाद दुखमा काल सुखमा परिवर्तन जब आता के है, कारण, ठीक है, काल तो परिवर्तन के पहले, कारण ये सारे परिवर्तन होते हैं। आप तो महाराज जी ने जो शॉर्ट में कहा था कि ये परिवर्तन हो सकता है, तो वो आप संक्षिप्त में बता दिए। हाँ, तो काल परिवर्तन के अनुसार जब सुखमा पहले 3 काल खत्म होके भोग भूमि से कर्म भूमि होने लगती है, तब पृथ्वी 1,000 योजन ऊपर उठती है। हाँ जी। ऐसा शास्त्रों में आया है, लिखा हुआ हाँ जी। आया है कि जब भी भोग भूमि से कर्म भूमि ऐसा परिवर्तन होता है, तब पृथ्वी जमीन से 1,000 योजन ऊंची उठती है। हाँ जी। और तो 1,000 योजन ये बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बहुत बड़ा अंतर होता है। और इतना बड़ा अगर कुछ घटना हो रही हो, तो इसमें विस्फोट भी हो सकता है, और इसी से क्षुद्र ग्रह, नक्षत्र, तारे और आज की पृथ्वी ऐसे तैयार हो चुकी हो, ऐसा उनका तर्क था। वो ये भी माने कि ये तर्क है। और विज्ञान जो हमेशा ही बदलता रहता है। विज्ञान तो पहले कितनी सारी चीजें उन्होंने गिनाई कि जो पहले विज्ञान नहीं मानता था, जैन धर्म हाँ, वो तो हम समझ हमेशा ही गए, कहते आया ठीक है, है, और विज्ञान ने अभी हम उसे समझ गए माना है। आपकी बात को। महाराज जी का कहना ये है कि ये काल परिवर्तन से ये कुछ विस्फोट हो सकता है। मैंने आपको ही बताया, ये समतल था, ये विस्फोट के कारण ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा जो प्रश्न बनता है, मेरा प्रश्न ये बनता है कि जैसे मान लीजिए ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, वो ये चित्रा पृथ्वी है, ये स्वयं में 1,000 योजन मोटी है, ठीक है। चित्रा पृथ्वी से यदि कोई विस्फोट होता है, तो वो अगर अधर में भी होता है, मान लीजिए यहां पर कोई पृथ्वी बनी, तो ये कैसे बनी, क्या बनी, ये किसके आश्रित से रुकी हुई है, ये प्रश्न बनेगा फिर, ठीक है। ऐसे प्रश्न कई उपस्थित हो जाएंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि वर्तमान का जो साइंस है, वो अभी अपन इनसे मैच नहीं कर सकता, क्योंकि अपने पास जो ग्रंथ थे, बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं जिनसे अपन इनका सटीक प्रमाण बना सके, ठीक है। हो सकता है ऐसे ऊपर उठ गई हो, लेकिन किसके आश्रित रहेगी फिर ये भूमि, ये सारे प्रश्न और उपस्थित होते हैं, ठीक है। और एक बात उन्होंने कही थी कि हमारे ग्रंथों की होली जलाई गई। अगर हमारे पास वो ग्रंथ होते, जैसे उन्होंने बताया था कि चंद्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति, तो हाँ जी। इनमें ये भूगोल सब लिखा हुआ था। देखो, अपने जो मथुरा में जो ग्रंथ जलाए गए थे, वो 6 महीने तक जलते रहे, बहुत ग्रंथ करेक्ट। का भंडार था। तो वो ग्रंथ जो जलाए गए थे, तो सारे प्रमाण अपने पास उपस्थित थे। लेकिन अब वो किसी कारणवश जो हुए, वो इस तरीके से लुप्त हो गए हैं, वो जल गए हैं, तो अब है नहीं हमारे पास। तो अपन भी जो जिनवाणी में तो है उन्होंने उसको वैसा ही श्रद्धान करके जानना। अब वर्तमान से कोई भी अपन घटा नहीं सकते, ये अपन को जानना चाहिए। वर्तमान में प्रमाण सागर घटाना के अपना मुनिराज ने अपना ये बुद्धि बताया का था तर्क भैया है। जी, कि आप या तो ऐसा जानो कि आज की पृथ्वी जो विज्ञान बताता है वो अशाश्वत पृथ्वी है, और जो जैन आगम में बताया गया कर्णानुयोग है, वो शाश्वत पृथ्वी का वर्णन है। ठीक है, हो सकता है महाराज जी का चिंतन बहुत अच्छा है। अब उस पर अपन कोई निर्णय नहीं दे सकते और घटा नहीं सकते, इसलिए जो गंगा सिंधु आदि हैं, अपन किसी भी प्रकार से घटित नहीं कर सकते। तो अपना तो ये है कि अगर अपन माने भी, तो अपन इस क्षेत्र के अंदर हैं, इससे बाहर नहीं है, ये अपन को जानना चाहिए, ठीक है, इतने क्षेत्र के अंदर ही। समझ में आ गया सभी को? ठीक है।
आगे कह रहे हैं उक्तानाम क्षेत्राणाम विस्कम्भ प्रतिपत्त्यर्थम आह। अब उक्त क्षेत्रों के विस्तार को कहते हैं। उक्त मतलब कहे गए जो 7 क्षेत्र हैं उनका विस्तार। भरतः षड्विंशति, यहां विंस लिखा है, विंशति होना चाहिए सूत्र में। वर्तः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोन विंशति भागा योजनस्य। कह रहे हैं भरतः भरत क्षेत्र का, षड्विंशति, षड्विंशति मतलब 26, ठीक है। पंचयोजन शत, पंचयोजन शत मतलब 500 योजन, और 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 526 योजन। विस्तार मतलब विस्तार है। षट चा एकोन विंशति भागा योजनस्य, और षट चा, षट मतलब 6, चा एकोन विंशति भागा, एक ऊन विंशति मतलब 19/6, योजनस्य मतलब योजन का 19/6 भाग जो है, इतना भरत क्षेत्र का विस्तार है। चलिए स्वाति जी, आपकी कोई जिज्ञासा है, फिर उसको अपन समझते हैं। स्वाति जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ भैया जी, ये आपने शुरू में जो तोरण द्वार बोला है ना, तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। तोरण द्वार में दिशाएं कैसे हो जाएंगी, मतलब ये उत्तर दिशा वगैरह ये सब कुछ थोड़ा ठीक सा है, ये बता दीजिए। चलिए बता देते हैं। देखें, पहली चीज तो तोरण द्वार जो होते हैं, ये आप लोग कोई भी देखो, यहां हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं मिल रहा है आपको। कोई भी टच ना करें स्क्रीन को, अभी मोबाइल आदि से जो चला रहे हैं कोई भी स्क्रीन को टच ना करें प्लीज। देखें, बार बार मना करने पर भी आप लोग टच ना करें, कोई भी आप लोग कुछ ना करें, स्क्रीन को टच ना करें। ये बोर्ड शेयर हो रहा है, अब इस कारण से या जो भी है, देखिए अभी भी किए जा रहे हैं, कुछ लोग मान नहीं रहे हैं। आप स्क्रीन को टच ना करें, आप मोबाइल को रखा रहने दें, सभी से निवेदन है, किसी भी प्रकार से छेड़खानी ना करें। देखें, तोरण द्वार समझते हैं, देखिए फिर भी कोई मान नहीं रहे हैं। देखें, तोरण द्वार होते हैं, इस प्रकार से द्वार बने होते हैं। ये तोरण द्वार की आकृतियां होती हैं, और बहुत सुंदर रत्नों आदि के जो हैं ये तोरण द्वार बने होते हैं, रत्न आदि से खचित होते हैं। यहां से नदियां निकलती हैं, ये नदियां बह रही हैं, तो ये पूर्वी तोरण द्वार हुआ, ठीक है। तो वहां पर पूर्व दिशा की ओर बना हुआ है जो तोरण द्वार, वो पूर्वी तोरण द्वार कहलाता है। जो पश्चिम दिशा की ओर तोरण द्वार बना होगा वो पश्चिमी तोरण द्वार होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये नदियां निकल रही हैं, समझ में आया? तोरण द्वार, ठीक है। ऐसे तोरण द्वार बने हुए हैं, उनके नीचे से नदियां निकलती हैं। भैया जी, भैया अभी अब तक मेरे को तो पूर्व कुछ भी पश्चिम दिख सुना नहीं था, ये रहा। उत्तर और दक्षिण का जो भी दिया हुआ है ना। यहाँ ये मेरे को तो भैया जी नजर नहीं आ रहा, आप जो बना रहे हैं ना। 50 लोगों को ही दिख रहा है, इसमें से 53 लोग ऐड हुए हैं। या तो ये आप स्क्रीन थोड़ा खिसका के सेंटर में कर दीजिए, क्योंकि हमें तो, मेरे को तो नजर नहीं आ रहा। देखते हैं, एक बार करते हैं कुछ, मुझे इसकी सेटिंग मालूम नहीं है इसमें कैसे क्या होता है और ज्यादा। तो ठीक है, आप तो तोरण द्वार जैसे अपन शादी में मंडप बना, शादी में जैसे आप सजाते हैं, तो वहां पर उसके पहले जैसे आप जो मतलब एंट्री कक्ष बनाते, एंट्री द्वार बनाते हैं, तो वो जो बनते हैं तोरण, वो तोरण द्वार ही समझें, ठीक है, ऐसे। पर अब भैया जी देखेंगे, अभी तक तो ना पूर्व पश्चिम का ही सुना था कि वो पूर्व से जाती है गंगा नदी, और सिंधु नदी मतलब ये क्या होते पश्चिम से जाती है। अब ये उत्तर और दक्षिण का तो नहीं अभी तक, मतलब इसमें तो दिया हुआ है। चलिए इसमें देखें, ये है तालाब, ठीक है। अब यहां से कोई नदी निकल रही है, यहां से ये तालाब है,
तालाब से कोई नदी इस तरफ जा रही है, तो ये जो है ये दिशा, यहां पर एक तोरण द्वार बना हुआ है मान लीजिए यहां, तो ये तो कहलाएगा ना उत्तर की तरफ। समझ में आया? ये उत्तर की तरफ हो गया, ये दक्षिण की तरफ हो जाएगा। यहां से कोई नदी निकल रही है तो ये दक्षिण की तरफ तोरण द्वार हो जाएगा। वो दक्षिण की तरफ इस तरफ जा रहे हैं वो वाले सारे तोरण द्वार, ऐसे अच्छा, ऐसे निकलते हुए। ठीक है, ठीक ठीक। ऐसे जानना चाहिए। चलिए अब यहां पर कह रहे 525 धनुष, वो 526 सही 6/19। पहले तो ये समझेंगे 526 सही 6/19 है यहां। सॉरी, ये इरेजर काम नहीं कर रही है इधर। चलिए देखें 6/19 ऐसा ही लिखा जाएगा अपना। ठीक है, समझेंगे 526 सही 6/19 अपन ने करा तो 526 ये योजन हो जाएगा। यहां योजन जरूर लिखना। ये कैसे मानेंगे? ये जो जम्बू द्वीप है वो भरत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र का विस्तार समझिए। ये हिमबन नाम का पर्वत है। ये क्या है? ध्यान से सुनेंगे, ये हिमबन नाम का पर्वत है। ये इस तरीके से चौड़ा बनेगा पर्वत, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लें। ये बन गया क्षेत्र, ये भरत क्षेत्र है, ये पर्वत है। अब ये अपन सिर्फ लाइन बना देते थे, समझना। और यहां क्या है? सब चारों तरफ लवण समुद्र है। समझ में आ रहा है विस्तार? ये जल से भरा हुआ है सारा। ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसका नाम है भरत क्षेत्र है। इसका विस्तार दक्षिण से, ये दक्षिण हिस्सा है, ये समुद्र का किनारा बिल्कुल यहां से यहां तक का जो विस्तार है, यहां से यहां तक जो जाएंगे, ये जो विस्तार है ये विस्तार होगा 526 सही 6/19 योजन। कितना विस्तार? दक्षिण से उत्तर की तरफ जो विस्तार होगा, यहां से इतना विस्तार हो जाएगा 526 सही 6/19। समझ में आया? ठीक है, यहां से इतना विस्तार है ये। अब देखिए इससे दुगना जाएगा। अब 6/19 आपको समझ में आ गया होगा, 6/19 भाग आया समझ में? ठीक है, एक योजन के अपन ने 19 हिस्से करे। कितने हिस्से करे? 19। ये मान लीजिए 19 हिस्से हैं एक योजन के, तो एक योजन में से अपन ने 6 ले लिए, ये 6 ग्रहण कर लिए, तो ये कहलाएगा 6/19। ठीक है, ऐसे जानना चाहे। समझ में आ गया सभी को? भैया जी, ये तो विस्तार यानी कि लंबाई हो गया ना। हाँ जी, और आपने 4 लिखा है गलती से, वो 6 होगा ना। 4 कहाँ? 526 6/19। हाँ वो 4 लग रहा है, वो 6 ही लिखा है। वो आपको वो जो लिखा हुआ है, एक मिनट, ये तो इस वो 6 ही है, 6 समझे आप इसको। ठीक है, 6/19 है। समझ में आ गया? चलिए
ये सारा विस्तार मैंने आपको क्लास यूट्यूब पर हम भेज देंगे, वो क्लासेस आपको एक बार भेजी थी, उसमें कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। उनमें जो हम चित्र बनाते हैं वो हमारे हिसाब से वो अच्छे बन जाते हैं, ये हमसे यहाँ एडिट करके नहीं आ रहा है। तो वहां जो आपको हमने बनाया है बोर्ड पर वो आपको सही बिल्कुल सटीक समझ में आ जाएगा, हम लिंक भेज देंगे। ठीक है, समझ में आ गया है ये सब? इतना, बाकी के अपन इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप विस्तार ऐसे समझना, दक्षिण से उत्तर की ओर, बस ये मानना दक्षिण से उत्तर की तरफ विस्तार है 526 सही 6/19। ठीक है, दक्षिण नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे समझना। ये जी डायग्राम भी आएंगे क्या? डायग्राम नहीं आएंगे शायद, अगर आ जाए तो बना देना। ठीक है, आएंगे नहीं वैसे। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि ही स्वात्मोपलब्धि ही शिव शौक्य सिद्धि ही चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नवार्णमुख।